नमस्कार बंधु, मैं नरोत्तम मिश्रा आप सभी विद्यार्थियों के लिए खासकर एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूँ। हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि बीपीएससी, DSSB, यूपी टीजीटी, पीजीटी एवं बिहार स्टेट के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह हिंदी साहित्य का इतिहास बीपीएससी वाले विद्यार्थियों के लिए तो खैर कहना ही नहीं, कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। बाकी सभी क्षेत्रों में, चाहे जिन क्षेत्रों की बात की जाए, समस्त क्षेत्रों में हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत योगदान देता है आपको। तो आइए आज हम लोग इस चीज़ को सीखें, जानें क्या है हिंदी साहित्य का इतिहास। सबसे पहले हम यह जानने का प्रयास करें कि इतिहास शब्द का अर्थ क्या है, साहित्य शब्द का अर्थ क्या है। इतिहास, जैसा कि यहाँ हम देख रहे हैं, इतिहास यह इति ह अस और अ, इनके योग से बना है। इति, ह, अस और अ। यदि हम बात करें इति शब्द की, तो इति का अर्थ होता है समाप्त। ह, जिसका मतलब है निश्चित रूप से, और अश का मतलब है होना। अर्थात जब भी कोई बात जो कि निश्चित रूप से समाप्त हो चुकी होती है, उसे ही हम लोग इतिहास कहते हैं। निश्चित रूप से समाप्त हुई बात ही इतिहास है। यदि शब्दकोशीय अर्थ इसका जाने, इतिहास का शब्दकोशीय अर्थ इसका होता है ऐसा ही था या ऐसा ही हुआ है। हालांकि इतिहास की परिभाषा अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से दिया है। आपने वेद व्यास जी का नाम सुना होगा। वेद व्यास बहुत बड़े साहित्यकार रहे, खास करके हमारे भारतीय इतिहास में। हालांकि संस्कृत साहित्य से उनका संबंध था, लेकिन उन्होंने भी इतिहास की जो परिभाषा दी है, बहुत ही बेहतर, महत्वपूर्ण और बहुत हद तक सही और सटीक कहा उन्होंने। वेद व्यास जी कहते हैं, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम उपदेश समन्वितम पूर्ववृत कथायुक्तम इतिहासम प्रचक्षते। अर्थात ऐसी रचना जहाँ धर्मार्थ काम मोक्ष, जहाँ धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों के उपदेश का जहाँ समन्वय किया जाता है, तथा जिसमें पूर्व में घटित हो चुकी घटनाओं का समावेश किया जाता है, उसे ही इतिहास कहते हैं। यह महर्षि वेद व्यास के द्वारा दी गई परिभाषा थी। प्रोफेसर कार्लाइल कहते हैं कि इतिहास एक ऐसा दर्शन है, इतिहास एक ऐसा दर्शन है जो पूर्वजों द्वारा शिक्षा प्रदान करता है। अर्थात बीते हुए समय में हमारे पूर्वजों के द्वारा जो कुछ भी किया गया, उसे सुनकर, उसे जानकर जो हमें शिक्षा मिलती है, वही इतिहास कहलाता है। तो आपने जाना इतिहास का क्या मतलब है। अभी हम जानेंगे फिर साहित्य। साहित्य क्या है? अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं साहित्य का इतिहास, खासकर हिंदी साहित्य का इतिहास। इसके अंतर्गत अब हम जानें कि साहित्य शब्द क्या है,
साहित्य का अर्थ क्या है। तो ऐसे साधारणतया लोग यह बात करते हैं, साधारण रूप में यह बात कहते हैं कि जहाँ हित की कामना है, जहाँ हित की कामना की गई है, सहितस्य भावमिति साहित्य, अर्थात हित की जहाँ कामना है, हित का जहाँ भाव है, वही साहित्य है। लेकिन साहित्य का शाब्दिक अर्थ होता है मिश्रण, यानी कि गद्य और पद्य के समेकित रूप को ही साहित्य कहते हैं। जहाँ गद्य और पद्य मिलते हैं उसे ही साहित्य कहा जाता है। हालांकि साहित्य की परिभाषा शब्दकोश यह देता है कि किसी भी व्यक्ति के, शब्दकोश की परिभाषा यह कि किसी भी व्यक्ति के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन का विश्लेषण करना ही साहित्य कहलाता है। पुनः इस बात को सुनेंगे, किसी भी व्यक्ति के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन का विश्लेषण करना ही साहित्य कहलाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में या हिंदी साहित्य के जहाँ चर्चा हो, जहाँ हिंदी की चर्चा हो, हिंदी की बात जहाँ की जाए, वहाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम लिया जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो कि वास्तविक अर्थ में हिंदी साहित्य के लेखक हुए, हिंदी साहित्य का लेखक इन्हें माना जाता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल साहित्य की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्त वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्त वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। मतलब है कि जैसे जैसे जनता की चित्त वृत्तियों में परिवर्तन आता है, साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन आते हैं। यानी आदि से लेकर अंत तक इन्हीं चित्त वृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य बढ़ाना ही साहित्य कहलाता है। तो रामचंद्र शुक्ल यह मानते हैं कि जनता की चित्त वृत्ति ही साहित्य है, जनता की चित्त वृत्तियों के संचित प्रतिबिंब को ही साहित्य कहते हैं। और डॉक्टर नागेंद्र, बड़े आदर के साथ हिंदी में इनका नाम लिया जाता है, डॉक्टर नागेंद्र, जिन्होंने की साहित्य की परिभाषा देते हुए यह बताया कि साहित्य का इतिहास बदलती हुई अभिरुचियों एवं संवेदनाओं का इतिहास होता है, जिसका मुख्य संबंध आर्थिक एवं चिंतनात्मक परिवर्तन से माना जाता है। डॉक्टर नागेंद्र क्या बताते हैं कि साहित्य का इतिहास जो है वह बदलती हुई परिस्थितियों एवं संवेदनाओं का इतिहास होता है। तो इस तरह से हम लोग जानते हैं कि साहित्य खास करके जनता के ऊपर, वहाँ के समाज की जो प्रवृत्तियाँ होती है उस पर आधारित हमारा साहित्य होता है। साधारण शब्दों में यदि हम बात करें तो साहित्य समाज का आईना है, साहित्य समाज का आईना है, यानी दर्पण है। जिस तरह से व्यक्ति विशेष को यदि अपने बारे में कुछ ज्ञात करना होता है, मैं कैसा हूं, कैसा दिख रहा हूं, यह जानना होता है, तो व्यक्ति आईने के सामने खड़ा होता है और आईना उसे सब कुछ दिखा देता है, सत्य दिखाता है, थोड़ा भी उसमें झूठापन नहीं होता। उसी तरह से यदि समाज को देखना है, समाज को जानना है, तो उस समाज में रचे गए साहित्य का अध्ययन आवश्यक है। अर्थात साहित्य समाज का दर्पण होता है। यह इसका संक्षिप्त रूप है। संक्षेप में ऐसा समझा जाए कि साहित्य समाज का दर्पण है।
साहित्य से ही हम अपने समाज से अवगत होते हैं, सामाजिक क्रियाकलापों से, सामाजिक चित्तवृत्तियों से, सामाजिक जो सांस्कृतिक जो विशेषताएं हमारी है या जो कमियां हैं, ये सारी चीज़ें हम साहित्य से प्राप्त करते हैं। अब यहाँ बात आती है हिंदी साहित्य का इतिहास। तो साहित्य जो लिखा गया, खास करके हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखा गया, इस इतिहास को लिखने में कई पद्धतियों का प्रयोग किया गया है। साहित्य इतिहास के लेखन की कुछ पद्धतियां हैं, उन पद्धतियों के बारे में हम लोग जानें पहले कि क्या क्या पद्धतियां रही, किस किस तरह से लोगों ने कैसे कैसे हिंदी साहित्य इतिहास लिखने का प्रयास किया है। तो सबसे पहले पद्धति जो है उसको वर्णानुक्रम पद्धति के नाम से जानते हैं। वर्णानुक्रम पद्धति, वर्णानुक्रम पद्धति का मतलब है कि वर्णों के क्रम से इतिहास लिखा जाना, अर्थात कि कवियों और लेखकों का इतिहास जो है वह उसके काल के अनुसार ना लिखकर उनके वर्ण के अनुसार यदि लिखा जाए, उनके नाम के वर्ण के अनुसार यदि लिखा जाए, तो वैसे इतिहास लेखन को वर्णानुक्रम पद्धति कहते हैं। जैसे मान लिया जाए किसी कवि का नाम का जो अक्षर है वह यदि ज से प्रारंभ होता है और दूसरे कवि का नाम का अक्षर क से प्रारंभ होता है, तो पहले क वर्ण वाले जो कवि हैं, क जिनके नाम में प्रथम वर्ण जिनके नाम में क हैं, पहले इनके बारे में लिखा गया। उसके बाद ज वर्ण से प्रारंभ होने वाले नाम के कवि या लेखकों का इतिहास लिखा गया। तो इस पद्धति को अपनाकर जो साहित्य का इतिहास लिखा गया उसे ही वर्णानुक्रम पद्धति कहते हैं। उसके बाद इसके इतिहास लेखन की जो दूसरी पद्धति है, दूसरी पद्धति को कालानुक्रम पद्धति कहते हैं। कालानुक्रम पद्धति, कालानुक्रम पद्धति यानी काल के क्रम से, समय के क्रम से जो इतिहास लिखने की चेष्टा हुई, जो प्रयास हुए, उसे कालानुक्रम पद्धति कहते हैं। अर्थात जो कवि पहले आए उन कवि का परिचय, उनके साहित्य की जो प्रवृत्तियां, वो पहले लिखा गया। बाद में आने वाले कवियों का इतिहास लिखा गया। तो इस पद्धति को अपना करके जो इतिहास लिखे गए उसे कालानुक्रम पद्धति कहते हैं। तीसरी पद्धति है वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति में क्या होता है, वैज्ञानिक पद्धति का अनुसरण करते हुए जो साहित्य का इतिहास लिखा गया उसमें कालानुक्रम रखने के साथ साथ, कालानुक्रम तो रखा ही गया, काल के अनुसार लिखा गया, और साथ ही साथ बिल्कुल निष्पक्ष और तटस्थ होकर के तथ्यों का विश्लेषण भी किया गया। यानी कह सकते हैं कि कालानुक्रम को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल निष्पक्ष और तटस्थ होकर इतिहास लिखा जाना यह वैज्ञानिक पद्धति है। और अगली पद्धति जो है, चौथी पद्धति, वह विधेयवादी पद्धति है। विधेयवादी पद्धति, विधेयवादी पद्धति का मतलब है इसमें भी काल क्रम को बिल्कुल ध्यान में रखा जाता है, और काल क्रम को ध्यान में रखने के साथ साथ कवियों के शिल्पगत एवं भावगत विशेषताओं को,
मतलब कवियों के जो शिल्पगत विशेषताएं हैं, जो भावगत विशेषताएं हैं, उनके आधार पर उनका वर्गीकरण करना, यह विधेयवादी पद्धति है। पुनः एक बार इसको देखें। विधेयवादी पद्धति, विधेयवादी पद्धति का मतलब कालानुक्रम, काल का क्रम तो हो ही, साथ ही साथ कालानुक्रम के साथ साथ कवियों की शिल्पगत और भावगत विशेषताओं, शिल्पगत और भावगत विशेषताओं को भी समावेश जहां पे किया जाता है, विश्लेषण जहां किया जाता है, वर्गीकरण जहां किया जाता है, उसे ही विधेयवादी पद्धति के नाम से जानते हैं। और तो विधेयवादी पद्धति हमने जाना। विधेयवादी पद्धति, पुनः एक बार इतिहास लेखन की इन चारों पद्धतियों को दोहरा लें, तब आगे बढ़ते हैं। वर्णानुक्रम पद्धति, वर्णानुक्रम पद्धति का मतलब वर्ण के क्रम से साहित्य का इतिहास लिखा जाना, अर्थात कवि या लेखकों के जो नाम के वर्ण हैं, उन नाम के वर्णों के आधार पर आगे पीछे करना, यह वर्णानुक्रम पद्धति कहलाता है। कालानुक्रम पद्धति, काल के अनुसार, कवियों और लेखकों के काल के अनुसार उनका विश्लेषण करना, उनके बारे में लिखना, उनके बारे में बताना, यह जो इतिहास लेखन की पद्धति है, इस इतिहास लेखन की पद्धति को कालानुक्रम पद्धति कहते हैं। वैज्ञानिक पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति के संदर्भ में आपको बताया गया कि इसमें कालानुक्रम, काल का तो क्रम होता ही है, साथ साथ बिल्कुल तटस्थ और निष्पक्ष होकर, तटस्थ और निष्पक्ष होकर जो इतिहास लिखे जाते हैं, जो विश्लेषण किया जाता है, उसी को हम लोग वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं। वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत ऐसा किया जाता है कि बिल्कुल निष्पक्ष और तटस्थ होकर कालानुक्रम को ध्यान में रखते हुए इतिहास लेखन करते हैं। और विधेयवादी पद्धति, इस विधेयवादी पद्धति के अंतर्गत कालानुक्रम के साथ साथ कवियों और लेखकों की शिल्पगत और भावगत विशेषताओं को भी वर्गीकरण किया जाता है, उसे विधेयवादी पद्धति कहते हैं। अब तक जितनी भी पद्धतियां अपनाई गई इतिहास लेखन की, उन सब विधियों में सर्वश्रेष्ठ पद्धति है विधेयवादी पद्धति। अक्सर परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि साहित्य इतिहास लेखन की सर्वश्रेष्ठ पद्धति कौन सी है। तो साहित्य इतिहास लेखन की सर्वश्रेष्ठ पद्धति इसी विधेयवादी पद्धति को माना जाता है। और आपको यह भी ज्ञात हो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण स्थान अपना रखते हैं और पूरे भारत में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित ही इतिहास ही पढ़ाया भी जाता है, उसी की जानकारी भी दी जाती है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी इसी विधेयवादी पद्धति का अनुसरण कर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। और नेट जेआरएफ इसमें एग्जाम में, इसके एग्जाम में ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो बिल्कुल आपको इस बात का स्मरण होना चाहिए, याद होना चाहिए आपको कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की सर्वश्रेष्ठ पद्धति कौन सी है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस पद्धति का अनुसरण कर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की अगर बात की जाए तो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की शुरुआत, इसका जो प्रारंभ है, साहित्य लेखन का प्रारंभ, वह 1839 ईस्वी है। यानी हिंदी इतिहास लेखन का वास्तविक शुरुआत 1839 ईस्वी में हुई। हालांकि इससे पहले भी कई ऐसी रचनाएं हमारे सामने आई हैं
जिनमें इतिहास लेखन का प्रयास किया गया है ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं, लेकिन यदि वास्तविक अर्थों में बात की जाए तो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की विधिवत माने शुरुआत 1839 ईस्वी में हुई। मैं आपको कुछ ऐसी रचनाओं और कुछ रचनाकारों का नाम बताता हूं जहां की हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का प्रयास किया हुआ देखा जा सकता है कि यहाँ पे लोगों ने हिंदी साहित्य इतिहास लिखने का प्रयत्न किया था। जैसे गोकुलनाथ ने 84 वैष्णवन की वार्ता लिखी या 252 वैष्णवन की वार्ता, जिसमें वैष्णव भक्त कवियों का परिचय दिया गया है। वह भी एक तरह से इतिहास लेखन का ही प्रयास किया गया। नाभादास के द्वारा लिखित भक्तमाल में भी बहुत सारे कवियों का, लगभग 200 कवियों का परिचय दिया गया। वहाँ उनकी काव्यगत शिल्पगत विशेषताओं का भी उल्लेख भक्तमाल में कवि नाभादास ने किया। तो भक्तमाल, 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता, फिर यदुनाथ के द्वारा लिखा हुआ वल्लभ दिग्विजय नाम की पुस्तक, यह भी। तो करीब करीब 15 से 20 ऐसी पुस्तकें पहले लिखी गई, ऐसी रचनाएं हमें प्राप्त होती है जिनमें हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का प्रयास देखा जा सकता है। लेकिन वास्तविक अर्थों में यदि माना जाए तो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन 1839 से प्रारंभ होता है। अभी कुछ महत्वपूर्ण बात जो कि वस्तुनिष्ठ टाइप के प्रश्नों का उत्तर आप दे पाएंगे। साथ ही साथ यदि आप बीपीएससी में हिंदी साहित्य को चुना है तो उसमें भी बड़ा कारगर साबित होने वाली यह बात है, इसको ध्यान से सुना जाए, समझा जाए। हिंदी साहित्य के इतिहास के आरंभिक लेखक, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने का सबसे पहला प्रयास एक फ्रांस का विद्वान, जो कि फ्रेंच भाषा में इसको लिखे, हिंदी साहित्य का इतिहास वहाँ देखने को मिलता है। जैसा कि मैंने बताया आपको 1839 ईस्वी में हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की वास्तविक शुरुआत होती है। यह शुरुआत गारशाद ताशी नामक विद्वान के द्वारा की जाती है। गारशाद ताशी, इनकी एक रचना है जिसका नाम है इस्तेवार द ला लिटरेच्यूर हिंदुस्तान ए हिंदुस्तानी। तो गारशाद ताशी ने 1839 ईस्वी में इस पुस्तक में, गारशाद ताशी नामक पुस्तक में हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने का भरसक कोशिश किया था। यहाँ सबसे पहले इसका कुछ शाब्दिक अर्थ जान लेना चाहिए। इस्तेवार का मतलब होता है इतिहास, और लिटरेच्यूर का मतलब है, लिटरेच्यूर अंग्रेजी में यदि आप लिखें तो लिटरेचर जो शब्द है अंग्रेजी में जिसे हम लोग लिटरेचर पढ़ते हैं, वह लिटरेच्यूर ही लिखा होता है। तो लिटरेच्यूर का मतलब है साहित्य, एंदुई मतलब हिंदी, और हिंदुस्तानी का मतलब है हिंदी या उर्दू मिश्रित हिंदी, जिसको कि भारतीयों के अलावा जो मुसलमान लोग थे यहाँ वे बोलते थे।
तो इस्तेवार दलाल लिटरेच्योर हिंदुस्तान ए हिंदुस्तानी नामक इस पुस्तक में सबसे पहला प्रयास गारसा द तासी, जो कि फ्रेंच भाषा में, बिल्कुल आपको इसे याद रख लेना चाहिए, आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और सार्थक भी है। फ्रेंच भाषा में लिखा इसको। गारसा द तासी के द्वारा लिखित इस पुस्तक का जो प्रकाशन हुआ वह 2 संस्करणों में हुआ। इस पुस्तक का प्रकाशन 2 संस्करणों में किया गया। इस्तेवार दलाल लिटरेच्योर हिंदुस्तानी, इस रचना का प्रकाशन 2 संस्करणों में किया गया, जिसमें प्रथम संस्करण जो थे, प्रथम संस्करण, इसके 2 भाग हैं। प्रथम भाग जो कि 1839 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, और प्रथम संस्करण के जो द्वितीय भाग हैं, द्वितीय भाग इसके 6 वर्षों बाद अर्थात कि 1847 ईस्वी में हुआ। बिल्कुल इसे याद रखना है आपको। इस्तेवार दलाल लिटरेच्योर हिंदुस्तानी पुस्तक के जो प्रकाशन हुआ वो प्रकाशन 2 संस्करणों में किया गया। प्रथम संस्करण में 2 भाग हैं। प्रथम भाग का प्रकाशन 1839 में होता है और इसके द्वितीय भाग का प्रकाशन 1847 में किया जाता है। उसके बाद यदि द्वितीय संस्करण की बात करें, द्वितीय संस्करण, तो द्वितीय संस्करण में 3 भाग हैं। द्वितीय संस्करण के 3 भाग, जिसका प्रथम भाग 1870 ईस्वी में प्रकाशित होता है। द्वितीय भाग भी 1870 ईस्वी में, और इसके तृतीय भाग जो हैं, तृतीय भाग वह 1871 ईस्वी में प्रकाशित होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि गारसा द तासी ने हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने का प्रथम प्रयास किया था, और इसीलिए गारसा द तासी को प्रथम प्रयासकर्ता कहा जाता है। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का प्रथम प्रयासकर्ता कौन है, तो इसका उत्तर होगा गारसा द तासी। गारसा द तासी, जो कि इस्तेवार दलाल लिटरेच्योर हिंदुस्तानी नाम की पुस्तक इन्होंने लिखी और इसको 2 संस्करणों में प्रकाशित भी कराया। प्रथम संस्करण के 2 भाग हैं। यह नेट की परीक्षाओं के लिए खासकर काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। वहाँ ईस्वी सन से संबंधित प्रश्न अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो इसके प्रथम संस्करण का प्रथम भाग का प्रकाशन 1839 में होता है, द्वितीय भाग का प्रकाशन 1847 में। पुनः द्वितीय संस्करण के 3 भाग हैं और उन तीनों भागों के ईस्वी याद रखना आसान है, सहज है, क्योंकि प्रथम भाग का प्रकाशन 1870 में होता है, द्वितीय भाग का प्रकाशन भी 1870 में होता है और तृतीय भाग का प्रकाशन 1871 में होता है। अब यहाँ आपको एक बात जान लेना बहुत ज़रूरी है कि आखिर इस पुस्तक की क्या विशेषताएं रही। गारसा द तासी द्वारा लिखी हुई जो पुस्तक है, इसकी क्या क्या विशेषताएं थी, मतलब कौन कौन से ऐसे पक्ष हैं जो हमें हमेशा स्मरण रखना चाहिए। तो सबसे पहले विशेषता तो जैसा कि मैंने आपको बताया
कि यह फ्रेंच भाषा में लिखी गई थी। हिंदी साहित्य का इतिहास फ्रेंच भाषा में लिखी गई। उसके बाद 1848 ईस्वी की बात है, 1839 में इसका प्रकाशन होता है और 1848 ईस्वी में दिल्ली के एक मौलवी जिनका नाम करीमुद्दीन है, वह दिल्ली के मौलवी साहब करीमुद्दीन साहब जो हैं, वे अपने एक गुरु के सहयोग से इस पुस्तक का उर्दू भाषा में अनुवाद करते हैं। कब? 1848 ईस्वी में इसका पहला बार उर्दू भाषा में अनुवाद होता है। कौन करते हैं उर्दू भाषा में अनुवाद? तो दिल्ली के एक मौलवी जिनका नाम करीमुद्दीन है। करीमुद्दीन साहब 1848 ईस्वी में इसका उर्दू भाषा में अनुवाद करते हैं। उसके बाद यदि हम बात करें तो 1953 ईस्वी में 1953 खास महत्वपूर्ण है यह। 1953 ईस्वी में प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभागाध्यक्ष उन्नीस सौ 1953 ईस्वी में प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभागाध्यक्ष जिनका नाम लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय है। ये लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय साहब ने जो है वे हिंदुस्तानी एकेडमी इलाहाबाद के माध्यम से हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से इसका अनुवाद हिंदी भाषा में, अभी आप देख रहे थे उर्दू भाषा में 1848 में इसका अनुवाद किया गया था, जो कि करीमुद्दीन नामक एक मौलवी साहब ने कराई थी। और 1953 ईस्वी की बात है कि प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय 1953 ईस्वी में हिंदी भाषा में इसका अनुवाद करते हैं, जिसका नाम होता है हिंदुई साहित्य का इतिहास। हिंदुई साहित्य का इतिहास। तो यहां आप जान सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है यह, बहुत महत्वपूर्ण बात मैंने बताई आपको कि हिंदी भाषा में सबसे पहले गारसा दतासी द्वारा लिखित पुस्तक इस्तेबार दलाल लिटरेचर हिंदुस्तानी का सबसे पहला अनुवाद उर्दू भाषा में किसने कराई? तो उसका नाम होगा करीमुद्दीन ने। और हिंदी भाषा में इसका अनुवाद सबसे पहले किसने कराया? तो प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभागाध्यक्ष लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय के द्वारा कराया गया। उस पुस्तक का नाम हिंदुई साहित्य का इतिहास रखा गया। और साथ ही साथ इसकी बड़े विशेषताओं में यदि हम देखें तो यह भी देखते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का एक विदेशी विद्वान के द्वारा प्रयास किया जाना, यह सराहनीय प्रयास किया जाना हिंदी साहित्य लिखने की प्रेरणा देती है अन्य विद्वानों को। तो काफ़ी मायने रखते हैं गारसा दतासी साहब हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में, लेकिन इनमें कुछ कमियां रह जाती हैं। अब उन कमियों पर भी विचार कर लिया जाए। तो इन कमियों में सबसे पहली कमी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि साहित्य इतिहास लेखन की अलग अलग पद्धतियां हैं, जिन पद्धतियों में सर्वश्रेष्ठ पद्धति मैंने आपको बताया कि विधेयवादी पद्धति है। और सबसे पहले मैंने जिस पद्धति का नाम लिया वह था वर्णानुक्रम पद्धति। और वर्णानुक्रम पद्धति हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की सबसे निचले स्तर की पद्धति है। और यहाँ एक पुस्तक को लिखते हुए
गारसा दत्ताशी साहब ने वर्णानुक्रम पद्धति का ही प्रयोग किया था, तो यह कमी रह गई, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ पद्धति का इन्होंने उपयोग नहीं किया इस पर। और दूसरी बात कि इस रचना में इस्तेवार दलाल लतरीतेउर हिंदुस्तानी इस रचना में जो है काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया गया। मतलब किस काल में कौन कवि हुए, उनका काल का वर्गीकरण नहीं हुआ। तीसरी जो कमी है वह यह है कि उसमें जो है युगीन प्रवृत्तियों की विवेचना भी नहीं देखी जाती है। युगीन प्रवृत्तियों की विवेचना, जो कि इतिहास लेखन का महत्वपूर्ण तथ्य होता है, वह भी यहाँ नहीं दिखाई देता है। तो हम कह सकते हैं कि गारसा दत्ताशी द्वारा लिखित पुस्तक में एक कमियां रह गई। पहली कमी कि वर्णानुक्रम पद्धति में इसे लिखा गया। दूसरी कमी, इसमें काल विभाजन का कोई महत्व नहीं रहा, कोई प्रयास भी नहीं किया गया। और तीसरी पद्धति की तीसरी कमी कि इसमें युगीन प्रवृत्तियों का विवेचन भी नहीं किया गया। लेकिन अब बात है कि इन कमियों के कारण भी, इतनी सारी कमियां होने के बावजूद भी इस रचना को जो है इतिहास पुस्तक के रूप में मान्यता पूरी तरह से नहीं दिया जाता है। लेकिन हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस पुस्तक के बारे में, गारसा दत्ताशी के द्वारा लिखित पुस्तक के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसे ब्रीत संग्रह मात्र कहा कि यह पुस्तक ब्रीत संग्रह मात्र है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। तो आज हम लोगों ने गारसा दत्ताशी के बारे में जाना, जिसने कि सबसे पहले हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने का प्रयास किया। दूसरा लेखक जो कि जिनके बारे में हम लोग जानेंगे वह दूसरे लेखक हैं शिवसिन सेंगर। शिवसिन सेंगर जो कि प्रथम भारतीय हिंदी साहित्य के इतिहास लेखक हैं, प्रथम भारतीय हैं शिवसिन सेंगर। तो शिवसिन सेंगर के बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए, इसके साथ बने रहिए और जितनी भी हो सके महत्वपूर्ण जानकारियां मैं आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।